इस फटी पुरानी हैट से धोखा मत खाओ, क्योंकि इसके नीचे छुपी है एक बेहतरीन बिजनेस एक्यूमेन। ये छोटा सा काला लड़का जिसका नाम बर्नार्ड है, शूज पॉलिश का काम करता है, का टेक्सास है, जहां काले लोगों को भयंकर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसके पिता उसे दुखी होकर कहते हैं कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन बर्नार्ड की आंखों में दृढ़ निश्चय था। 15 साल बाद बर्नार्ड बड़ा होकर अपनी पत्नी यूनिस और बच्चों के साथ लॉस एंजलिस चला जाता है। यहाँ नस्लीय भेदभाव उतना गंभीर नहीं था जितना उसके होम टाउन में, इसलिए उसने यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। परिवार के 3 सदस्य एक रिश्तेदार के पुराने खराब हालत वाले यूटिलिटी रूम में रहते थे। बर्नार्ड ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वे जल्द ही इस जगह से बाहर निकलेंगे। उसने रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम शुरू किया और शहर भर में बिकने वाले घरों की तलाश करने लगा। गहरी ऑब्जर्वेशन के बाद उसने देखा कि काले कम्युनिटी का इलाका ओवर क्राउडेड है, जबकि गोरे कम्युनिटी में अभी भी कई मकान खाली पड़े हैं। उसने फील किया कि काले लोगों की रेंटल नीड्स और इकोनॉमिकल क्षमता तो है, लेकिन उनके लिए कोई मार्केट नहीं है। उसने इसे एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। एक दिन बर्नार्ड ने एक गोरे मालिक के अपार्टमेंट को देखा, जिसके सामने वीड्स उगी हुई थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन बर्नार्ड को इसकी सिचुएशन का एडवांटेज दिखाई दिया। यह बिल्डिंग काले इलाके के नजदीक थी। बर्नार्ड ने मालिक से कहा, आपने इस बिल्डिंग के आधे हिस्से को रेंट पर दे रखा है, क्यों ना आप इसे मुझे बेच दें। मैं अभी आपको $30,000 दूंगा और बाकी $5,000 तब दूंगा जब मैं सारे कमरे किराए पर दे दूंगा। मालिक को उसका आइडिया पसंद तो आया, लेकिन उसने इसे जोखिम भरा समझकर मना कर दिया। बर्नार्ड ने हार नहीं मानी। जाने से पहले उसने मालिक के कैलेंडर पर नजर डाली, जो एक स्थानीय बैंक मैनेजर द्वारा दिया गया था। बर्नार्ड तुरंत बैंक गया और मैनेजर से मिलने की कोशिश की, लेकिन सेक्रेटरी ने उसे रोक दिया क्योंकि वे काले लोगों से भेदभाव करती थी। बर्नार्ड ने हार नहीं मानी और घंटों बैंक के दरवाजे पर इंतजार किया। जब मैनेजर बाहर आया तो बर्नार्ड ने उसे रोककर कहा, मैं आपके एक वीआईपी कस्टमर को जानता हूँ। जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वे उनके लिए फायदेमंद होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए लोन मंजूर करेंगे। लेकिन बैंक मैनेजर ने उसे मना कर दिया। उसी रात बर्नार्ड को मालिक का फोन आया। मालिक ने पूछा, क्या तुमने मेरा नाम लोन के लिए इस्तेमाल किया? बर्नार्ड ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन मालिक ने उसकी कड़ी मेहनत और जज्बे की तारीफ की। उसने बर्नार्ड को लोन गारंटी दी। बर्नार्ड को अपने जीवन का पहला बैंक लोन मिल गया और उसने बिल्डिंग खरीद ली। अब बर्नार्ड ने उस बिल्डिंग की रेनोवेशन शुरू की। एक दिन एक बूढ़ी गोरी औरत जो बाजार से वापस आ रही थी, बर्नार्ड को काम करते हुए देखती है। वे चिढ़कर पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बर्नार्ड ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इस बिल्डिंग की रेनोवेशन कर रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने तीखे अंदाज में कहा, तुम जैसे लोग काम में ध्यान रखना। बर्नार्ड ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चिंता मत करिए, ये बिल्डिंग मेरी है और मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। कुछ ही देर में वे बूढ़ी औरत गुस्से में घर चली जाती है और जल्द ही पुलिस बर्नार्ड के पास आ जाती है। वे उसे बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत ने पुलिस को बुलाया है और उससे पूछते हैं कि क्या उसने खुद को मकान मालिक बताकर उससे बहस की। लेकिन बर्नार्ड पहले से ही ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार था। वे रियल एस्टेट सर्टिफिकेट की एक कॉपी निकालकर दिखाता है। पुलिस को एहसास होता है कि घर वाकई उसका है, इसलिए वे बिना कोई एक्शन लिए वहां से चले जाते हैं। उस रात बर्नार्ड फिर से अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में आता है। दरवाजे पर खड़ी वे बूढ़ी औरत उसे देखते ही गुस्से में कहती है कि यहाँ से जाओ, क्योंकि यह रिनोवेशन का सही समय नहीं है। बर्नार्ड फिर भी शांत स्वर में जवाब देता है, मैं अब कोई रिनोवेशन वर्कर नहीं हूँ, मैं अब इस बिल्डिंग का मालिक हूँ। बूढ़ी औरत यह सुनकर दंग रह जाती है। कुछ दिनों बाद वे गुस्से में बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वे काले लोगों के साथ एक ही बिल्डिंग में नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही बूढ़ी औरत वहां से जाती है, बर्नार्ड तुरंत उसका घर एक काली महिला को रेंट पर दे देता है। जैसा कि उसने पहले सोचा था, काले किराएदारों का बाजार बेहद बड़ा था। जल्द ही पूरी बिल्डिंग भर जाती है और बर्नार्ड पहला मालिक को वे एक्स्ट्रा भुगतान कर देता है, जिस पर उन्होंने पहले समझौता किया था। पहला मालिक बर्नार्ड की बिजनेस एक्यूमेन से प्रभावित होता है और उसे साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है। बर्नार्ड घरों का चुनाव करता है
और इनकम की कैलकुलेशन करता है, जबकि पहला मालिक ट्रांजैक्शन पर बातचीत करता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर सिग्नेचर करता है। गोरे लोग यह नहीं जान पाते कि वे एक काले आदमी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और दोनों लोग प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। उनकी पार्टनरशिप बेहद स्मूथ चलती है और वे दोनों काफी पैसा कमाते हैं। जल्द ही बर्नार्ड अपार्टमेंट ब्लॉक से एक शानदार मैंशन में शिफ्ट हो जाता है और अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी देता है। बर्नार्ड की यही खूबी है, जब कोई उसे डिस्क्रिमिनेट करता है तो वे गुस्से से जवाब नहीं देता, क्योंकि इससे वे दूसरों के बनाए हुए रूल्स में फंस जाएगा। वे अपने रूल्स से खेलना चाहता है, जहां रैशनल थिंकिंग और अधिकतम लाभ उसका गोल होता है। हालांकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ वर्षों बाद बर्नार्ड का पार्टनर, जो पहले मालिक था, वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण गुजर जाता है। उसकी हिस्सेदारी उसकी पत्नी को मिलती है, जो काले लोगों से भयंकर भेदभाव करती है। वे बर्नार्ड से उसकी हिस्सेदारी बेहद कम कीमत पर खरीदने का ऑफर रखती है और कहती है कि अगर वे राजी नहीं हुआ तो वे उस पर केस करेगी। उस समय में जब गोरे और काले लोगों के बीच मुकदमेबाजी होती थी, तो जज किसका पक्ष लेगा, यह स्पष्ट था। बर्नार्ड को यह अन्याय मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अदालत में जाने का फैसला किया। लेकिन उसे यह साबित करने के लिए किसी की गवाही चाहिए थी कि उसका पुराना मालिक उसके साथ पार्टनरशिप में था। वे बैंक मैनेजर के बारे में सोचता है, लेकिन मैनेजर पहले ही विधवा के साथ मिल चुका था और बर्नार्ड से बचता रहता था। बेहद निराश बर्नार्ड बैंक के भीतर खड़ा होकर चारों तरफ देखता है, व्यवस्थित और फिर से डिस्क्रिमिनेट करने की हिम्मत करता है। फिर वे लॉस एंजलिस के एक और काले रियल एस्टेट डेवलपर जो से मिलता है और उसे अपनी योजना बताता है। शुरुआत में जो बर्नार्ड को पागल समझता है, क्योंकि इस बिल्डिंग की जमीन की कीमत बेहद ऊंची थी और एलए के डाउनटाउन में कभी किसी काले व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी थी। लेकिन कुछ देर चर्चा के बाद जो को एहसास होता है कि बर्नार्ड कोई ख्याली पुलाव पकाने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक थॉटफुल रैशनलिस्ट है। बर्नार्ड के इस फैसले के पीछे वजह थी कि अगर वे इस बिल्डिंग का मालिक बन गया तो अंदर मौजूद बैंक उसे सेवा देने पर मजबूर हो जाएंगे। वे उसे कभी लोन देने से मना नहीं कर पाएंगे और रियल एस्टेट ट्रेंड्स की जानकारी भी देंगे, जिससे उसका बिजनेस और आसान हो जाएगा। जो उसकी योजना से हैरान था, लेकिन वे मानता है कि यह काम कर सकता है। हालांकि जो के पास पहले से ही बहुत संपत्ति थी, लेकिन वे भी हर जगह गोरे लोगों के डोमिनेंस से परेशान था। हालांकि गोरे लोगों से सीधे ट्रांजैक्शन करना अब भी संभव नहीं था, इसलिए उन्हें एक गोरे एजेंट की जरूरत थी। इस मामले में बर्नार्ड के पास पहले से ही एक नाम दिमाग में था, मैट, जो उनके साथ रेनोवेशंस में हेल्प करता था। मैट एक ईमानदार और एम्बिशियस आदमी था, लेकिन थोड़ा अनुभवीन। बर्नार्ड और जो ने उसे पूरी तरह से ट्रेन करने का फैसला किया। उन्होंने उसे गोल्फ, ऊंचे स्तर के मैनर्स, मैथमेटिकल थिंकिंग और रियल एस्टेट की क्वालिटी सिखाई। मैट ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जल्दी ही इन सब में महारत हासिल कर ली। गोल्फ खेलते समय मैट रियल एस्टेट की वैल्यूएशन ऐसे कैलकुलेट करता है जैसे वे कोई युवा और होनहार एंटरप्रेन्योर हो। एक दिन गोल्फ क्लब में मैट की मुलाकात बैंक बिल्डिंग के मालिक से होती है। जाहिर है ये मुलाकात जो के द्वारा पहले से ही प्लान की गई थी। बातचीत अच्छी चलती है और मैट को बिल्डिंग खरीदने का चांस मिलता है। हालांकि सौदे की बाकी बातें बाद में तय होनी थी, लेकिन मैट को नहीं पता था कि इसे कैसे संभालना है। चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि बर्नार्ड ने मैट को पहले ही तैयार कर लिया था। बर्नार्ड ने सबसे पहले रात में बिल्डिंग में जलती लाइट्स की गिनती की, ताकि उसकी वैकेंसी रेट का अंदाजा लगाया जा सके। इसके बाद उन्होंने बिल्डिंग के सालाना रेवेन्यू और ऑपरेटिंग कॉस्ट के आधार पर उसकी अप्रॉक्सीमेट कीमत निकाली। बर्नार्ड ने वे सभी आंकड़े तैयार किए जो बातचीत में काम आ सकते थे और मैट से उन्हें याद करने के लिए कहा। जब मैट ने मालिक से मुलाकात की तो मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर खूब बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मैट हर बार एक कदम आगे था और सटीक आंकड़े देता रहा। यह देखकर मालिक चौंक गया और उसके साथ बैठा अकाउंटेंट भी हैरान रह गया। उन्होंने सोचा कि मैट कोई मैथ्स का जीनियस है और उसे बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल है। आखिरकार बर्नार्ड ने वे बिल्डिंग, जिसकी कीमत शुरू में 2 करोड़ 24 लाख थी, सिर्फ 1 करोड़ 56 लाख
66,5666 में खरीद ली। उसके बाद जब भी बर्नार्ड बिल्डिंग के अंदर या बाहर जाता, हर बैंक का प्रेसिडेंट उससे हाथ मिलाने के लिए आता। वे छोटा मैनेजर जिसने कभी उसे परेशान किया था अब दंग रह जाता। बैंकिंग इंडस्ट्री के सपोर्ट के साथ बर्नार्ड और जो का रियल एस्टेट बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने लॉस एंजेलिस के ब्लैक और व्हाइट सेग्रीगेशन के सख्त जोनिंग को एक झटके में तोड़ दिया। जल्द ही कई युवा और होनहार काले लोग व्हाइट पड़ोस में रहने लगे। कुछ समय बाद उन्हें वाइस प्रेसिडेंट द्वारा भी सम्मानित किया गया। 1963 में बर्नार्ड अपने परिवार के साथ टेक्सास वापस गया ताकि अपने पिता ब्रिटेन से मिल सके। डिनर के बाद ब्रिटेन बर्नार्ड से कहता है कि वे उसकी अचीवमेंट्स पर गर्व करता है। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे के साथ शहर में घूम रहा था। कुछ ही देर में वे उस बैंक के सामने खड़े हो जाते हैं जहां बर्नार्ड बचपन में शू शाइन बॉय के रूप में काम करता था। उस समय टेक्सास अमेरिका का सबसे ज्यादा रेसिस्ट स्टेट था। वे एक छोटे लड़के को जूतों पर पॉलिश करते हुए देखते हैं जो केवल गोरे लोगों के जूतों पर ही काम करता था। यह घटना बर्नार्ड को शॉक कर देती है और उसके भीतर अपने लोगों के लिए जिम्मेदारी का फीलिंग जगाती है। वे मन ही मन ठान लेता है कि वे अपने होम टाउन के काले कम्युनिटी को बेहतर हाउसिंग देने के लिए सिचुएशन बदल कर रहेगा। अगले दिन बर्नार्ड जो से मिलता है और उसे बताता है कि वे टेक्सास में मेनलैंड बैंक खरीद लें। जो को यह सुनकर बर्नार्ड पर विश्वास नहीं होता। वे कहता है कि यह ख्याल ही पागलपन है क्योंकि टेक्सास में रेसिज्म बेहद गंभीर है। लेकिन बर्नार्ड ठोस कारणों से उसे समझाने में कामयाब हो जाता है। आखिर जो बर्नार्ड की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वे फिर से मैट को अपने फ्रंटमैन के रूप में अपॉइंटेड करते हैं। वे बैंक के मालिक रॉबर्ट फ्लोरेंस सीनियर और जूनियर से डील की बातचीत करने के लिए मिलते हैं। फ्लोरेंस जूनियर की शक के बावजूद उसके पिता फ्लोरेंस सर बैंक को मैट और उसके पार्टनर्स को बेच देते हैं। मेनलैंड बैंक को हासिल करने के बाद बर्नार्ड काम पर लग जाते हैं और शहर के अफ्रीकन अमेरिकन को लोन अप्रूव करवाने में हेल्प करने लगते हैं। बर्नार्ड का पर्पस अपने कम्युनिटी के लोगों को घर पाने और पैसे कमाने का फेयर चांस देना है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फ्लोरेंस जूनियर बैंक के लोन्स की जांच पड़ताल शुरू कर देता है। एक दिन फ्लोरेंस जूनियर मैट का पीछा करते हुए बर्नार्ड और जो से मिलने पहुंचता है। वे उन्हें उनके अप्रूव्ड लोन्स के बारे में कन्फ्रंट करता है और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक लेटर की धमकी देता है। वे कहता है कि डिपार्टमेंट बैंक की ऑपरेशंस को 1 महीने में इंस्पेक्ट करेगा। फ्लोरेंस जूनियर के जाने के बाद मैट, बर्नार्ड और जो इस सिचुएशन पर चर्चा करते हैं। उस दौरान मैट एक सजेशंस देता है। वे कहता है कि वे एक और बैंक खरीद लें और मेनलैंड के प्रॉब्लमेटिक लोन्स को उस नए बैंक में ट्रांसफर कर दें। वे मार्लन मूर के बैंक को खरीदने की बात करते हैं। बर्नार्ड कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक की ऑपरेशंस को संभालने की होगी। इस पर मैट सजेशंस देता है कि उसे नया बैंक चलाने दिया जाए। बर्नार्ड इस पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अंत में यूनिसी को मैट पर नजर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वे अग्री हो जाते हैं। अगले दिन मैट एक लॉयर से मिलता है और लोन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद फ्लोरेंस जूनियर मैट को कॉल करता है और कहता है कि कई क्लाइंट्स मेनलैंड से अपना पैसा विथड्रॉ करना चाहते हैं। स्थिति और खराब हो जाती है जब एक फेडरल बैंक एग्जामिनर मार्लिन बैंक की हेल्प के लिए पहुंचता है। बर्नार्ड खुद को जैनिटर की तरह तैयार करता है ताकि वे मीटिंग के दौरान पास रह सके, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि एग्जामिनर कई लोन्स में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ढूंढ लेता है। बर्नार्ड को यकीन नहीं होता कि इतने अब्सर्ड लोन्स अप्रूव हो गए। बाद में उन्हें पता चलता है कि यह सब फ्लोरेंस जूनियर का काम था। दरअसल मैट अपनी बैंक चलाने की जल्दी में प्रोटोकॉल्स को स्किप कर गया और फ्लोरेंस द्वारा रिकमेंड किए गए लॉयर का इस्तेमाल किया। इसी दौरान फ्लोरेंस ने प्रॉब्लमैटिक लोन्स को स्नीक इन करवा दिया। कुछ समय बाद बर्नार्ड और जो मैट को समझाते हैं कि सबसे लॉजिकल मूव होगा मार्लिन बैंक को छोड़ देना, लेकिन मैट अपना बैंक नहीं छोड़ना चाहता और अपने पार्टनर्स को बताए बिना कदम उठाता है। जो अगले दिन इस बारे में पता लगाता है और बर्नार्ड के साथ मेनलैंड बैंक पहुंचता है। वे मैट को कन्फ्रंट करते हैं, जबकि फ्लोरेंस जूनियर गर्व से स्पेक्टेकल देखता रहता है। बर्नार्ड मैट को बुक्स लाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फेडरल बैंक एग्जामिनर्स मेनलैंड बैंक का लाइसेंस रिवोक करने के लिए तैयार होते हैं। बिल्डिंग से बाहर निकलते समय FBI बर्नार्ड और जो को अरेस्ट कर लेती है।
बर्नार्ड अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन यह फ्यूटाइल साबित होता है। कुछ समय बाद बर्नार्ड और जो अपने लॉयर से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका केस देश की रेशियल पॉलिटिक्स में फंस गया है। इस बीच मैट सेनेटर मेलन से बात करता है और अपनी आज़ादी के बदले अपने पार्टनर्स के खिलाफ टेस्टिफाई करने का फैसला करता है। उस रात मैट आइडिया के बाद एक कॉल करता है। अगले दिन मैट सेनेटर के सजेशंस को मानते हुए सेनेट हियरिंग में अपने पार्टनर्स के खिलाफ गवाही देता है। बाद में बर्नार्ड भी मेलन से मिलता है और उसकी प्रपोजल सुनता है। मेलन बर्नार्ड को 2 चॉइसेस देता है, या तो इम्यूनिटी डील लेकर मैट की टेस्टिमोनी को कंफर्म करे, या जो मन में है वे सेनेट में कह दे और जेल जाए। आखिर में बर्नार्ड वे कहता है जो सालों से उसके दिल में दफन था। वे देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। हियरिंग के बाद बर्नार्ड और जो की पूरी संपत्ति खत्म हो जाती है और उन्हें फेडरल प्रिजन की सजा मिलती है। फ्लोरेंस जूनियर मेनलैंड बैंक को बर्नार्ड और जो द्वारा चुकाई गई कीमत के छोटे हिस्से में खरीद लेता है। वहाँ मैट स्टाइनर पर कोई आरोप नहीं लगता। कई सालों बाद बर्नार्ड और जो जेल से रिहा होते हैं। यूनिसी को यह अजीब लगता है कि दोनों अपनी पूरी संपत्ति खोने के बाद भी खुश हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जो खुलासा करता है कि उनके पास बहामस में एक दूसरे के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं। यूनिस को यकीन नहीं होता और वे बर्नार्ड से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। बर्नार्ड बताता है कि जिस रात मैट ने टेस्टिमोनी देने से पहले कॉल किया था, उसने बर्नार्ड को इस डील के बारे में बताया और माफी मांगी। इसके बदले बर्नार्ड ने मैट से एक फेवर मांगा, सरकार के एसेट्स को सीज करने से पहले उन प्रॉपर्टीज को बचाने की। मूवी इस खुलासे के साथ खत्म होती है कि बर्नार्ड और जो की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एलए में हाउसिंग सेग्रीगेशन के खिलाफ लड़ाई में अहम साबित हुई और आज भी उनके पास बहामस में एक दूसरे के पास 2 मैंशंस हैं।